और एक तरफ वो लिविंग चीज़ देखता है, जैसे मदर है, फादर है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं उन बच्चों से, फेस पे एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं कि वो खुश है या दुखी है। अगर आपके बच्चे को डेवलपमेंटल डिले है, बच्चा देर से बोल रहा है या फिर बच्चे के विकास में देरी हो रही है, तो फिर एक वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, वो है ऑटिज़्म। किसी ने आपको बोला होगा कि ऑटिज़्म तो नहीं है बच्चे को, आपने सर्च किया होगा, नेट पे वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत तरह के एक्सप्लेनेशन देखे होंगे, लेकिन आपके समझ में कुछ नहीं आया होगा कि आखिर ये ऑटिज़्म है क्या? हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट। वेलकम करता हूँ मैं आप सबका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊँगा कि ऑटिज़्म क्या है। कोई डेफ़िनिशन नहीं बताऊँगा, बस प्रैक्टिकल ऐसी बातें बताऊँगा कि आपके सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाएँगे ऑटिज़्म के बारे में। इसके साथ मैं ये भी बताऊँगा कि ऑटिज़्म क्यों होता है और ऑटिज़्म के क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ऑटिज़्म की डिटेल में आने से पहले मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ कि ऑटिज़्म क्यों होता है, कैसे होता है, तो ध्यान से ये डिस्कशन सुनिएगा। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि क्या चीज़ एनवायरनमेंट है, क्या पेरेंट हैं, क्या भाई-बहन हैं और किस तरह से उसे सर्वाइव करना है। उसे बस ये पता होता है कि उसे फीड लेना है, रोना है, कोई बात होगी, बच्चा आराम से लेटा हुआ होता है, मदर आई, मदर ने फीड कराया, बच्चा फिर सो गया। फिर धीरे-धीरे बच्चे के सामने एनवायरनमेंट को बच्चा देखता है। एनवायरनमेंट में देखता है कि इधर वॉल है, ऊपर फैन है, एसी है, कूलर है, फर्नीचर है, टेबल है, चेयर है। नॉन लिविंग चीज़ें हैं, पेंटिंग है और एक तरफ वो लिविंग चीज़ देखता है, जैसे मदर है, फादर है, भाई-बहन है या जो भी बच्चे की केयर कर रहे हैं वो हैं, आते हैं, जाते हैं, मूव करते हैं। तो धीरे-धीरे बच्चों को समझ में आता है कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। फिर वो ये देखता है कि जब मुझे भूख लगी तो कोई आता है, वो मुझे फ़ीड कराता है और मेरी भूख शांत हो जाती है। जब मैंने सूसू पॉटी कर दिया तब कोई आता है और मेरा डायपर चेंज करता है और मुझे उससे आराम मिल जाता है। वो देखता है कि जो पेंटिंग है उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, जो फ़ैन है वो अपनी जगह पर है, वो मेरे पास नहीं आता, जो वॉल है वो अपनी जगह पर है और फर्नीचर अपनी जगह पर है, वो मेरे पास नहीं आते हैं। मुझे गोद में मेरी माँ लेती है, मुझे गोद में मेरे फादर लेते हैं, मेरे भाई-बहन वो आके मुझसे बात करते हैं, स्माइल करते हैं। इन रिस्पॉन्स को देख के उसके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो लिविंग चीज़ें हैं वो मेरे ज़्यादा काम आती हैं और नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं वो मेरे काम नहीं आती हैं या कम काम आती हैं। फिर वो लिविंग से इंटरैक्ट करना शुरू करता है, उनको समझने की कोशिश करता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है कि वो मुझे देख के मुस्कुराते हैं, वो मुझे देख के हाथ-पाँव हिलाते हैं, तो वो भी सीखता है, वो मुस्कुराना शुरू करता है। उनकी आँखों में देखता है, उनकी आँखों में देख के कि जानने की कोशिश करता है कि वो क्या बोल रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीखता है। फिर वो धीरे-धीरे जैसे वो बाय करते हैं, बच्चा भी बाय करना सीखता है। इसके बाद फिर वो उनसे और मिक्सअप होने लगता है। फिर वो उनकी डाँट को भी समझता है, वो गुस्सा करते हैं तो समझ आता है कि गुस्सा कर रहे हैं, वो हँस रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, तो वो भी अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना शुरू करता है। ये नॉर्मल डेवलपमेंट होता है। अब ऑटिज़्म के बच्चों के साथ ये होता है कि वो स्टार्टिंग से ही जो ये लिविंग और नॉन लिविंग का जो डिफ़रेंस है या किससे इंटरैक्ट करना है, किससे इंटरैक्ट नहीं करना है, ये चीज़ समझ नहीं पाते और उनका सारा जो फ़ोकस होता है वो नॉन लिविंग पे होता है। मतलब कि वो पेंटिंग उसे पता होगी पेंटिंग की डिटेल्स जानेगा बच्चा है कि पेंटिंग में कौन-सा कलर है, किस तरह का पैटर्न है। वो फ़ैन को समझेगा, फ़ैन किस तरह से घूमता है, फ़ैन का शेप क्या है, कितने उसमें बटन लगे हुए हैं, कितने उसमें विंग्स हैं, सब चीज़ उसको पता होगी। उसको वॉल पता होगी, वॉल पे जो और भी चीज़ें हैं, डिज़ाइन है। मतलब ये बच्चे लिविंग चीज़ों से इंटरैक्ट करने के बजाय, इमोशन से इंटरैक्ट करने के बजाय, जो लैंग्वेज से इंटरैक्ट करने के बजाय नॉन लिविंग चीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं, पैटर्न से इंटरैक्ट करते हैं, शेप से इंटरैक्ट करते हैं। मतलब ये बच्चे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं उन बच्चों से इस मामले में कि किसे प्रेफ़र देना है, किससे इंटरैक्ट करना है। तो प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि ये बच्चे जो ऑटिज़्म वाले बच्चे हैं या ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, ये समझ नहीं पाते इमोशंस को शेयर करना, लैंग्वेज को शेयर करना और अपने जो इमोशंस है, रिलेशनशिप्स है उसको मेंटेन करना, ये नहीं समझ पाते हैं, ना ये एक्सप्रेस कर पाते हैं और ये खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, अकेले कर लेते हैं। ज़ाहिर-सी बात है जब बोल नहीं पाएँगे, जब खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे, इंटरैक्ट नहीं कर पाएँगे, तो ये अपने आप को उनसे अलग समझते हैं और आइसोलेशन में चले जाते हैं, सॉलिटरी रहते हैं, अकेले रहते हैं और इनमें डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम वगैरह इनमें हो जाती हैं। तो होप
होप करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, थोड़ा-सा भी और क्लियर होंगी, आगे मैं आपको और बताऊँगा। तो अब मैं आता हूँ फॉर्मल डिस्कशन पे कि ऑटिज़्म यानी कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये क्या है? अच्छा, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया कि ऑटिज़्म पहले एक वर्ड था, लेकिन देखा गया कि जो सिम्पटम्स हैं वो बहुत माइल्ड भी हो सकते हैं और बहुत सीवियर भी होते हैं। बीच में कई सारे सिंड्रोम्स को भी इसमें ऐड कर दिया, जो और डिसऑर्डर है उनको भी ऐड कर दिया, सब मिला के एक ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नाम दिया गया है। तो इसमें माइल्ड सिम्पटम्स लेके बहुत सीवियर सिम्पटम्स तक इसमें कवर किया जाता है। अब इसमें क्या-क्या हो सकता है, वो हम एक-एक करके जानते हैं। और पहली चीज़ जो इससे पाई जाती है, वो सोशल इंटरेक्शन में और सोशल कम्युनिकेशन में डिफ़िसिट पाया जाता है, मतलब कमी पाई जाती है। बच्चा सोशली इंटरैक्ट नहीं कर पाता, मतलब सामने वाले से कैसे बात करना है, कैसे सामने वाले से अपनी बात रखनी है, वो नहीं कर पाता और सामने वाले के इमोशन को समझ नहीं पाता और अपने इमोशन समझा नहीं पाता। ये बच्चे आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, पॉइंट नहीं करते हैं, ये चीज़ वो चाहिए मुझे या वो चीज़ है, उसको पॉइंट नहीं करना आता। बेबी के फेस पे एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं कि वो खुश है या दुखी है या वो गुस्सा है, वो चीज़ अपने फेस पे लाके जैसे हम गुस्सा होते हैं तो ऐसे कर लिया, स्माइल कर दिया या फिर हम नाराज़ हैं तो वो दिखा लिया, लेकिन ये बच्चे नहीं कर पाते। ये बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में खेलते नहीं हैं, ग्रुप प्ले से अवॉइड करते हैं। अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, अपने नाम अगर इनको आप आवाज़ देंगे, इनके नाम से बुलाएँगे तो ये बच्चे आपको नहीं देखेंगे, नहीं रिस्पॉन्स करेंगे। कभी-कभी ये बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बोलते रहेंगे और बात कुछ की कुछ होगी। जैसे अगर इनको ये बोलना है कि मुझे खाना खाना है, तो बच्चे ऐसे स्टार्ट करेंगे, मुझे खाना खाना है, खाना मुझे दो, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पर 4 लोग हैं, एक मेरे पापा हैं, पापा दिल्ली गए, तो इस तरह से करके बात शुरू करते हैं और बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं, जो कि मीनिंगलेस भी हो सकता है। और या फिर कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो बिल्कुल ही बात नहीं करते, बिल्कुल ही चुप रहते हैं। ये बच्चे अपने और पराये में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, माँ से क्या रिलेशन है, बाप से क्या रिलेशन है, कौन ज़्यादा क्लोज़ है, कुछ नहीं समझ पाते। स्ट्रेंजर एंग्ज़ायटी इन बच्चों में नहीं आती है। मतलब कि आपने देखा होगा जो 6 से 9 महीने के बीच के बच्चे होते हैं, वो किसी भी स्ट्रेंजर को देख के बहुत ज़्यादा वो पैनिक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन ये बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं करते, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पास में स्ट्रेंजर है या पास में कोई अपना है। जो मदर है या फादर है, जैसे बच्चों को हग करते हैं, तो बच्चा चुप हो जाता है, बच्चा उससे वापस हग करता है या मदर को देख के हाथ फैलाता है, वो चीज़ ये बच्चे नहीं करते। दूसरी दिक्कत जो इन बच्चों के साथ होती है, वो होती है रिस्ट्रिक्टेड और रिपिटिटिव बिहेवियर करते रहते हैं और जो चेंजेज़ होते हैं, उनको ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब ये कि बच्चा या तो बैठे-बैठे हाथ ऐसे हिला रहा है या फिर हाथ को रोल कर रहा है, ऐसे करके, इस तरह से कर रहा है। या फिर डोर है उसको बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है और आपने मना किया उसको करने को तो बच्चा नाराज़ हो गया, रोना स्टार्ट कर दिया। या फिर बोल रहा है तो रिपीटेड एक ही चीज़ बोला जा रहा है जैसे पेन, 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 मामा, 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 मामा। अब आप मामा बोलेगा, बोलने के बाद वो मन में उसको दोहराएगा मामा, मामा, मामा जैसे इको इको करते हैं ना उस तरह से बार-बार चीज़ों को बोल के और रिपीट करेगा जिससे कोई मतलब नहीं होता है। एक्टिविटी ऐसी होती है कभी अचानक जंप करना स्टार्ट कर दिया, कभी जंप करते-करते कभी दौड़ना स्टार्ट कर दिया, फिर दौड़ ही जा रहा है फालतू में, कभी बैठ गया तो उठ ही नहीं रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी भी बच्चे में देखने को मिलती है। और तीसरी दिक्कत इन बच्चों के साथ होती है रिस्ट्रिक्टेड एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट व्हिच इज़ एब्नॉर्मल फॉर दैट एज। मतलब ये कि उस उम्र पे जो चीज़ें एब्नॉर्मल है, जो इंटरेस्ट मतलब ये कि कहने का ये अगर टॉय है, कोई टॉय अगर उल्टा रखा है, तो वो उसको उल्टा ही चाहिए। अगर आप उसको सीधा कर देते हैं या आप उसकी पोज़ीशन चेंज करते हैं तो बच्चा अनईज़ी हो जाएगा, चिल्लाएगा, रोएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मतलब गन है किसी बच्चे के पास, तो ज़ाहिर-सी बात है वो गन से वो गन वाला प्ले खेलेगा। उसको दबाएगा, ट्रिगर दबाएगा, खेलेगा। लेकिन ये बच्चे वो वैसा नहीं खेलते हैं, ये उसको पटकेंगे, उससे कहीं पर रोल कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। मतलब जो टॉय जिस पर्पज़ के लिए या जिस तरह से खेलने के लिए बना है, उसको उस तरह से नहीं खेलते। इनके टॉय भी फिक्स होते हैं। आप इनको 10-12 टॉय लाके अगर देते हैं, तो ये 2 या 3 से ही अटैच होते हैं और हर वक़्त अपने हाथ में उसको रखना चाहते हैं, हर वक़्त उसके साथ खेलना चाहते हैं और सिर्फ़ वही टॉय चाहिए, दूसरे टॉय को ये देखेंगे भी नहीं। साउंड्स में इन बच्चों का एक अलग रिस्पॉन्स होता है। साउंड में हो सकता है कि बाइक की या मोटरसाइकिल की आवाज़ आते ही ये चीखना स्टार्ट करते हैं या फिर हो सकता है कि कोई सायरन कहीं बजता हो, उसकी आवाज़ से चीखना स्टार्ट करते हैं, सर को ऐसे पकड़ के बैठ जाएँ, रोना स्टार्ट कर दें। मतलब जो रिएक्शन है वो उस उम्र के हिसाब से एब्नॉर्मल होती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये साउंड को लेके, लाइट को लेके, डिफरेंट एनवायरनमेंट को चेंज को लेके। आपने इनके रूम के कर्टन बदल दिए, इनको अच्छा नहीं लगेगा, ये रोना स्टार्ट कर देंगे, इनको वही कर्टन चाहिए। ये जो पैटर्न है मतलब ये है कि जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे इतना ज़्यादा अटैच होते हैं, इतना ज़्यादा डीपली उसको समझे हुए होते हैं कि उसमें चेंज बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करते। इनका ध्यान भी अजीब-सा होता है, अगर आपको लगता है कि ये मैं कुछ बोल रही हूँ, ये सुन नहीं रहा है, तो हो सकता है कि आपकी बात को नहीं सुन रहा है, लेकिन एक छोटा-सा फ़ैन की जो सुट-सुट की आवाज़ है, जो फ़ैन घूम रहा है उसकी आवाज़ है, उसको इतने ध्यान से सुन रहा होगा कि उसकी एक-एक बारीकी इनको पता होगी। तो इनके जो इंटरेस्ट होते हैं, वो नॉर्मल से हट के होते हैं। ये तो थे इसके ऑटिज़्म के कुछ लक्षण, तो अब हम बात करते हैं ऑटिज़्म के
बारे में कुछ और चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि ऑटिज़्म कब से स्टार्ट हो सकता है, ये क्वेश्चन आता है। तो ऑटिज़्म जनरली 6 महीने के बाद हम देख सकते हैं, ये अर्ली एज में ही पता लग जाता है अगर आपने साइन को अच्छे से समझे हुए हैं। तो ऑटिज़्म के साइन, अर्ली साइन्स के ऊपर भी वीडियो आने वाली है, आप ऊपर आई बटन में दिखिएगा, इसके बाद वो वीडियो तुरंत आ जाएगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो 6 महीने पे ये स्टार्ट होता है और 3 से 4 साल पे आते-आते ये फुल्ली स्टेबलिश हो जाता है, बड़े होने तक भी ये रहता है। और ऑटिज़्म में मेल ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स में कम होता है, 4:1 का रेशियो होता है, 4 अगर मेल में है, तो 1 फीमेल में होता है। जनरली ये 1000 में 3 लोगों को होता है, हर 1000 बच्चे पे 3 बच्चों को होता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा देर से बोल रहा है, तो आपके बच्चे को होगा ऑटिज़्म ही होगा, बहुत कुछ हो सकता है, डेवलपमेंटल डिले के, लैंग्वेज डिले के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो आप उन रीज़न पे भी फ़ोकस करिए, ऑटिज़्म को लेके मत बैठे रहिए। ऑटिज़्म का डाउट अगर है आपको है, मैंने जो अभी बताए हैं सिम्पटम अगर ऐसा कुछ लगता है, तो आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें एक बार और इसकी जो डायग्नोसिस है, कोई जाँच नहीं होती है, कोई एमआरआई-वमआरआई करा लिया, पता लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी मेनली क्लिनिकल जो डायग्नोसिस है मतलब डॉक्टर आपका बच्चे की हिस्ट्री देखेगा, समझेगा, पूरा देखेगा, उसके बाद वो खुद असेस करके बताएगा कि ऑटिज़्म है कि नहीं। तो एक बार में, एक सिटिंग में पता भी नहीं लग पाता है, वो कई-कई बार मिलना पड़ता है, कई-कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बहुत लंबे टाइम के बाद डायग्नोसिस बनती है और कभी-कभार डायग्नोसिस नहीं भी बन पाती। तो इसलिए आप ऑटिज़्म को लेके मत बैठिए कि ऑटिज़्म ही आपके बच्चे को हो सकता है, आप बाकी जो रूल आउट हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, उनको रूल आउट करिए। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ऑटिज़्म क्यों होता है? कॉज़ के बारे में बात करते हैं। तो ऑटिज़्म देखिए जेनेटिक भी होता है, बहुत सारे जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, सिंड्रोम्स भी हो सकता है, जैसे डाउन सिंड्रोम्स हो सकता है, जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में हो सकता है, जैसे जॉबर्ट सिंड्रोम में होता है, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स भी होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स में अगर किसी को है परिवार में, फैमिली में है, तो नीचे की जो जनरेशन्स हैं, उनको भी ये हो सकता है, जेनेटिक्स भी एसोसिएशन देखा गया है। इसके अलावा एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि घर का एनवायरनमेंट किस तरह का है, जहाँ मदर के पेट में जब बच्चा था, उस टाइम पे क्या एनवायरनमेंट था, मदर की हैबिट्स कैसी थीं और कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया इंट्रायूटेराइन पेट के अंदर इन्फेक्शन हो गया या कोई इंसल्ट हो गया, बच्चे को ऑक्सीजन कम पहुँची, बच्चा देर से रोया हुआ या फिर बच्चे के देर से मूवमेंट हुए हैं या फिर मूवमेंट कभी रुक गए हैं या फिर बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी, लैट्रिन पास कर दी, मेकोनियम पास कर दी, वो निकल गया। ये सब फैक्टर हो सकते हैं, इनसे ऑटिज़्म हो सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन का भी फ़र्क पड़ता है, मान ली मैटरनल न्यूट्रिशन यानी कि माँ के पेट में जब बच्चा था, तो उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुँचा है, उससे भी हो सकता है। ऐसा बहुत सारे रीज़न होते हैं, कोई बहुत परफेक्ट कॉज़ नहीं कि ये है तो ऑटिज़्म होगा ही। एक और रीज़न देखा गया है अगर मदर और फादर की एज ज़्यादा है तो भी बच्चों में ऑटिज़्म हो सकता है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या टीवी और मोबाइल से ऑटिज़्म होता है? तो देखिए जो भी साइकियाट्रिस्ट की बुक है या पीडियाट्रिक की बुक है कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि टीवी या मोबाइल से होता है क्योंकि ये सब बुक्स जो रिसर्च है वो थोड़ा-सा पुरानी है। अब जो रिसेंट स्टडीज़ हैं, रिसेंट रिसर्चेज़ हैं इस पे बहुत रिसर्च हुई है और ये बात सामने आ चुकी है कि टीवी और मोबाइल या स्क्रीन टाइम ये एसोसिएटेड है ऑटिज़्म से। और एक चीज़ आपको जान के बहुत हैरत होगी कि ऑटिज़्म उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उनमें बहुत ज़्यादा देखा गया है, जो मदर मोबाइल पे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थी, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था जब बच्चा उनके पेट में था मतलब इंट्रायूटेराइन था। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने मोबाइल का यूज़ कम से कम कर दिए क्योंकि जो मैग्नेटिक रेज़ हैं वो भी एक कारण बन रही हैं ऑटिज़्म बच्चे में होने के। और एक चीज़ और जान के आपको और ज़्यादा हैरत होगी कि ऑटिज़्म टीवी से ज़्यादा होता है इन कंपैरिज़न टू मोबाइल। जापान की स्टडी है ये उसमें दोनों में कंपैरिज़न किया गया। जो टीवी देखने वाले बच्चे हैं उनमें ज़्यादा देखा गया है मोबाइल से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल अच्छा है, दोनों स्क्रीन टाइम बच्चे के लिए नुकसानदेह है। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा जो भी जिनके भी बच्चे छोटे हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग हेल्दी चाइल्ड।